आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग ग्रामर का पुनरावलोकन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें हम सेकंड यानी दूसरा चैप्टर जिसे वर्ण विचार कहते हैं वो पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने उसका पहला पार्ट देखा था। इस वाले वीडियो में हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जहां हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे क्या है। अब यहाँ देखिए, कक्षा 8 आपका क्लास है। पिछली बार हम लोगों ने स्वर पढ़ा था। अब इस बार हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन उसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा देख लें, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है और उसमें उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले आपका आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छूना, यानी टच करना। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को टच करती यानी छूती हुई बाहर आती है, उससे निकलने वाली वायु मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य छूती है, वहाँ पर वो स्पर्श व्यंजन हो जाता है। का से लेकर माँ तक, यानी स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 25 वर्ण। ये जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, डा, ढा और ये ड़ा। फिर ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, फल वाला पा, फा, बा, भा और ये माँ। ये हो गए 25। का से लेकर माँ तक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 और 5, 5 1 रो में 5 2 रो में बराबर 25 वर्ण। ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख जो जिह्वा है वो मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करती है। अब इसमें जो पहला वर्ण है का, प्रत्येक यानी स्पर्श व्यंजन का जो पहला वर्ण होता है उसी वर्ण के नाम से इसको पहचानते हैं। 5 पंक्तियां हैं, इसलिए ये कितने वर्ग में बनेगा? 5 वर्ग भी इसका बनता है। 5 वर्ग। प्रत्येक एक, जैसे 1 2 3 4 और ये 5। ये पा है, पा, फा, बा, भा, मा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 वर्ग हुए। प्रत्येक पंक्ति को वर्ग बोलेंगे। प्रत्येक पंक्ति का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा इस वर्ग के नाम से जाना जाएगा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस तरह करके 5 वर्ग हुए। ये स्पर्श व्यंजन आपका व्यंजन संधि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जिनको स्पर्श व्यंजन नहीं याद रहता या नहीं मालूम है उनको व्यंजन संधि नहीं आ सकती, इसलिए इसको आपको याद करना होगा। ये संभवतः सबको याद होगा,
फिर भी मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से नहीं छूती और इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। अर्थात इस अंतस्थ व्यंजन जब बोले जाते हैं तो ऐसा आभास होता है कि वो हमारे अंदर यानी हृदय की गहराई से निकल रहे हैं, यानी अंदर डीप से, इसलिए उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कह रहे हैं या तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ऐसा फीलिंग आती है कि ये अपने मन की यानी हृदय की गहराइयों से निकल रहे हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। ये व्यंजन हैं आपके या, रा, ला, वा। या, रा, ला और वा, ये 4 व्यंजन हैं जो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये बड़े स्पेशल होते हैं। इसका ये अलग तरह से भी कई बार प्रयोग किया जाता है, इसको भी अलग तरह से प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको ऐसे बोला जाता है। जब हम संधि पढ़ते हैं तो इनकी क्वालिटी और निकल कर बाहर आती है, यानी ये और विभिन्न तरह से प्रयोग किए जाने वाले होते हैं। इसके बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होता है, शा, शा, शा और हा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म यानी गर्मी। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊष्म व्यंजन इन्हें इसलिए कहा जाता है कि जब मुंह से इसका उच्चारण किया जाता है तो मुख से एक गर्म वायु बाहर निष्कासित होती यानी निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की विशेषता ये है कि इनके उच्चारण करते समय हम देख लेते हैं, व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करते हुए बाहर आती है, जिसके कारण वह गर्म हो जाती है, इसलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उनकी संख्या 4 होती है, शा, शा, शा और हा। अलग अलग परिस्थितियों में इनका हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। इस तरह से व्यंजन होते 3 प्रकार के हैं, परंतु व्यंजन कुछ और भी होते हैं। ये जो व्याकरण में आपको इस तरह दिए हैं, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको हम बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं हम लोग उसको देख लेते हैं पहले। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देने से कन्फ्यूजन नहीं होगा और मेरे पास जगह भी बच जाएगी ताकि मैं आपको लिखकर दिखा सकूं। अब ऊष्म व्यंजन के बाद जो अलग से आता है वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं, संयुक्त से मतलब समझ में आ रहा है, जुड़ा हुआ, अर्थात ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। वैसे व्यंजन स्वयं ही 2 वर्णों के संयोग से बनता है। अब जैसे मान लीजिए हम छ, ये कौन से होते हैं, कितने होते हैं? 4, छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। इसमें से मान लीजिए छ, का प्लस शा, का प्लस शा बराबर छ। अब ये बनता कैसे है? का प्लस शा प्लस आ, दोनों में हलंत लगेगा, ठीक है। अब दोनों में जब हलंत लगता है तो ये इस तरह की रचना बनती है, यानी का और शा दोनों में से आ को बाहर कर दिया गया और एक आ को जोड़ दिया गया। जब आ को जोड़ दिया गया तो ये छ बन गया, छ से छत्री पढ़ते हैं सब लोग। छ के बाद आपका आता है ता, त्रा, ता प्लस रा बराबर आ,
बराबर त्रा। जैसे त्रैमासिक, त्रिवार्षिक, त्राण इत्यादि। उसके बाद आपका आता है ज्ञा। ज्ञा जो है जा प्लस इया प्लस आ, ये इससे मिलकर बनता है, इसको बोलते हैं ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञान। उसके बाद आपका आता है स्र, श और रा, श रा और आ, तो ये बन गया श्रा। ये चार वर्ण आपके कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। ये चारों वर्ण आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग परिस्थितियों में विशेष विशेष शब्दों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बाद आपका आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं द्वित्व। द्वित्व व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो समान व्यंजन के संयोग से बनते हैं। जैसे मान लीजिए का, का और का बराबर बन जाएगा का, यानी पहला वर्ण जो होगा द्वित्व व्यंजन का वो स्वर रहित होगा और दूसरा स्वरयुक्त होगा। तो एक स्वरयुक्त और एक स्वर रहित व्यंजनों को मिला करके बना का। अब जैसे मान लीजिए इससे कौन सा शब्द बनता है, मक्का, चक्का, मक्का, चक्का, कक्का इत्यादि। इस तरह के, यानी एक ही वर्ण जब दो बार, यानी एक स्वर रहित और एक स्वरयुक्त एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो वो द्वित्व कहलाते हैं। द्वित्व में किसी प्रकार का कोई भी वर्ण, जैसे मान लीजिए ता और ता, तो पत्ता, कुत्ता, सत्तर, सत्ता इत्यादि शब्द बनते हैं। जैसे मान लीजिए चा, चा प्लस चा, ये चा प्लस चा बराबर, अभी क्या बन गया, अब इसको क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए चा और चा, अब जैसे मान लीजिए बच्चा, चक्का, इस तरह के जो शब्द बनते हैं वो कहलाते हैं द्वित्व। यानी एक ही वर्ण दो बार प्रयोग किया जाएगा और एक स्वरयुक्त होगा और एक स्वर रहित होगा। इसके बाद कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो बाहर से आए गए हैं, यानी दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, उनको बोलते हैं आगत वर्ण। आगत वर्ण वो वर्ण होते हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। इसमें प्रमुख हैं, जैसे मान लीजिए का, का के नीचे बिंदी लगेगी, खा, गा, ऐसे करके ये जो वर्णों के नीचे बिंदी लगाई जाती है इसको बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता यानी फारसी का शब्द, जो फारसी का शब्द होता है उसके नीचे ही ये लगता है। जैसे मान लीजिए रोजगार, जो शब्द है रोजगार, ये शब्द गलत लिखा है क्योंकि रोजगार अब जा के नीचे ये नुक्ता लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा रोजगार। अब इसका उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा रोजगार, तो ये नुक्ता कहलाता है। ये फारसी के शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर भी आपको ये लगा हुआ मिलेगा वो समझ लीजिए कि ये फारसी के शब्द हैं। बाकी सारे व्यंजनों में का जो छोटा आ होता है ये शामिल होता है। जैसे मान लीजिए का प्लस आ बराबर का, यानी इसकी जो रचना होगी वो
वर्णों से मिलकर बनी होगी। जब इन आ हर व्यंजन में जो आ वर्ण है वो हर व्यंजन में आपके मिला हुआ रहेगा। आ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है और वो हर व्यंजन में उपस्थित मिलता है, इसलिए उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे।